हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स अंक 6 जो एड्यूटेरिया का है फ्रेंड्स, और जो 16 मार्च से 31 मार्च के बीच का है। और ये एड्यूटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट करके है फ्रेंड्स, जो 70वीं जो बीपीएससी आने वाला है, जो 30 सितंबर को निर्धारित किया गया फ्रेंड्स, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और 16 से 31 मार्च 2024 का है फ्रेंड्स। आपको बता दूं कि ये मेंस रिलेटेड भी है फ्रेंड्स, तो अगर आप मेंस भी देंगे, इसका 670 का मेंस देंगे या इससे पहले जो मेंस दिए होंगे, तो आपको भी अंदाज़ा लग गया होगा कि इसमें से भी कुछ उसमें ऐड होते हैं। जो कहा जाता है कि करंट से ऐड कीजिए, तो करंट से इसमें ऐड किया हुआ रहता है। और फ्रेंड्स, बच्चों लोग के लिए, जो स्टूडेंट लोग हैं, उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, लेकिन हमारे पास टाइम कमी होता है और पेपर में समझ में नहीं आता कि क्या क्या पढ़े क्या छोड़ें, तो इसलिए हम लोग नहीं अगर कर पाते हैं, तो अगर एडिटोरिया का जो करंट कॉन्सेप्ट करके आ रहा है, तो उसको अगर कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका है क्या, द हिंदू स्रोत ही है, क्योंकि पेपर ही इसका स्रोत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले जनवरी से लेकर के मार्च, जो 15 मार्च तक करंट कॉन्सेप्ट विथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बिहार स्पेशल और विविध करके हमारा प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज भी हमारा चल रहा है फ्रेंड्स, जुनून और आधार सीरीज, तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और घटना चक्र का चल रहा है फ्रेंड्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्या, दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, तो ये पहला है फ्रेंड्स और ये दुनिया का है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो और स्रोत क्या है, द हिंदू। तो परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और बेल्जियम द्वारा संयुक्त रूप से शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। शिखर सम्मेलन में 30 से अधिक देशों, भारत सहित और यूरोपीय संघ ने भाग लिया है। पृष्ठभूमि क्या क्या है, तो ये देख लेते हैं। वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में ग्लोबल स्टार्टेक में परमाणु ऊर्जा के ऐतिहासिक समावेश के कारण एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मुख्य बिंदु क्या है, तो ये देख लेते हैं। शिखर सम्मेलन में एक घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें बिजली और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, दीर्घकालीन सतत विकास को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में परमाणु ऊर्जा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया गया है। नेक्स्ट है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रों ने सहायक स्थितियों के माध्यम से रिटायरों की स्थापना और रिएक्टरों की स्थापना, माफ कीजिएगा, यहाँ पे राष्ट्रों ने सहायक स्थितियों के माध्यम से रिएक्टरों की स्थापना और वित्तपोषण को सक्षम करने का वचन दिया है। परिदृश्य क्या है परमाणु का, तो देख लेते हैं। वर्तमान में दुनिया भर में 440 परमाणु रिएक्टर है, जो निम्न कार्बन उत्सर्जन का 1/4 हिस्सा बनाते हैं। भारत में कुल नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा केवल 1.6 का योगदान % का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कितना योगदान कितना है फ्रेंड्स, तो 1.6 का। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2031-32 तक परमाणु क्षमता को चरणबद्ध तरीके से 7,480 मेगावाट से 22,480 मेगावाट तक 3 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो फ्रेंड्स, ये लक्ष्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि लक्ष्य पूछ लेता है। ठीक है, तो फिर से इसको रिपीट कर देते हैं ताकि ध्यान में रहेगा। तो भारत ने वर्ष 1931-32 तक परमाणु क्षमता को चरणबद्ध तरीके से 7,480 मेगावाट से 22,480 मेगावाट तक 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है, निर्धारित किया है। और नेक्स्ट है क्या, तो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन IAEA के अटोम 4 नेट जीरो कार्यक्रम के सहयोग से एक पहल डीकार्बनाइजेशन के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण का हिस्सा है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो इसे वर्ष 1957 में दुनिया के शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्योग को बढ़ावा देने और किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु हथियारों के प्रयोग को रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेंगे, तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, इसका स्रोत क्या है फ्रेंड्स, तो द इंडियन एक्सप्रेस।
हाल ही में मानव विकास संस्था और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्ष के से एक रिपोर्ट जारी किया है। कौन कौन किया है फ्रेंड्स? तो मानव विकास संस्था और आईएलओ ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने रिपोर्ट में रोजगार की खराब स्थितियों के बारे में चिंता व्यक्त की है। मुख्य विशेषता क्या क्या है? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो ये मुख्य विशेषता वगैरह आता है ना, तो ये आप मेंस में भी डालेंगे ना तो बहुत आपका इफेक्टिव होगा, आपका जो मार्क्स होगा काफ़ी इफेक्टिव दिखेगा। और ये क्या है कि अगर आप ग्राफ करके बनाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और एग्जामिनर मार्क्स अगर एक मार्क्स भी अगर आपको सबसे अच्छा ज़्यादा मिल रहा है तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो वर्ष 2004-05 से 2021-22 के बीच रोजगार स्थिति सूचकांक में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ राज्य बिहार, उड़ीसा, झारखंड और यूपी इस अवधि के दौरान भी सबसे नीचे है। तो कौन है सबसे फ्रेंड्स? बिहार जो हमारा स्टेट है बहुत ही पीछे है, उड़ीसा, झारखंड और यूपी। सूचकांक 7 श्रम बाजार परिणामों के परिणाम संकेतों पर आधारित है। पहला क्या है? तो नियमित औपचारिक कार्य में नियोजित श्रमिकों का प्रतिशत। दूसरा है आकस्मिक मजदूरों पर प्रतिशत। गरीबी रेखा से नीचे स्वरोजगार करने के वाले श्रमिकों का प्रतिफल। चौथा है कार्य भागीदारी दल। पांचवा है आकस्मिक मजदूरों की औसत मासिक कमाई। और माध्यमिक और उच्च शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी। और सातवां है युवक जो रोजगार और शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं है, ठीक है। लगभग 82% कार्यबल औपचारिक क्षेत्र में लगा हुआ है। 2000 से 2019 के बीच स्वरोजगार की हिस्सेदारी लगभग 52% स्थिर रही, जबकि नियमित रोजगार लगभग 10% अंक बढ़कर 23.8% हो गया था। आकस्मिक रोजगार 2000 में 33.3% से घटकर 2022 में 22.7% हो गया है। रोजगार की नियमितता और संबंधित सामाजिक सुरक्षा लोगों के कारण नियमित रोजगार को आमतौर पर बेहतर गुणवत्ता वाली नौकरियां, जबकि आकस्मिक काम को इसकी अनियमितता, प्रकृति और कम दैनिक कमाई के कारण अपेक्षाकृत खराब गुणवत्ता वाली नौकरियों से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दल कितना है फ्रेंड्स? तो ये फ्रेंड्स याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट हो जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। प्री में आए ना, लेकिन ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स कि 2022 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? तो उसकी दर है 32.8% और पुरुषों में कितना है? तो 77.2% की तुलना में 2.3 गुना कम है। तो ये चीज़ आप मेंस में डालेंगे ना तो काफ़ी इफेक्टिव होगा आपका आंसर। नेक्स्ट है कुछ रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 60% से गिरकर 2019 में लगभग 42% हो गई है। नेक्स्ट है रोजगार में विनिर्माण की हिस्सेदारी लगभग 12.14% पर बनी हुई है। नेक्स्ट है 2022 में कुल बेरोजगारी आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी कितनी हो गई है, कितनी बेरोजगार हैं? तो 82.9% थी। सभी बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी थी और 2000 में कितना था? तो 54.2% से बढ़कर 2022 में 65.7% हो गई है। तो अभी शिक्षित युवा बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फूड वेस्ट इंडेक्स FWI रिपोर्ट 2024 आया है। स्रोत क्या है? तो द इंडियन एक्सप्रेस। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कौन? तो UNEP और यूनाइटेड किंगडम स्थित गैर लाभकारी संगठन WRAAP वेस्ट इंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम द्वारा संयुक्त रूप से फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। मुख्य बिंदु क्या है? तो वैश्विक स्तर पर 2022 में 1.05 बिलियन टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था। कुल भोजन की बर्बादी कितनी है फ्रेंड्स? तो 60% हिस्सा घरों से आता है, जबकि खाद्य सेवाओं की हिस्सा 28% और रिटेल का 12% है। वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति औसत भोजन बर्बादी 132 किलोग्राम थी। भोजन की हानि और बर्बादी का आर्थिक नुकसान $1 ट्रिलियन होने का अनुमान है। फ्रेंड्स अगर प्रतियोगिता दर्पण आप अगर पढ़ रहे होंगे तो प्रतियोगिता दर्पण में भी ये सारे कुछ दिया हुआ है फूड वेस्टिंग का, और अच्छे से डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो भोजन की हानि और बर्बादी ने वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 8 से 10% उत्पन्न किया है।
783 मिलियन लोग भूखे की समस्या से जूझ रहे हैं और 1/3 मानव को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। गर्म देशों में घरों में प्रति व्यक्ति अधिक खराब वेस्ट उत्पन्न होता है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, ये क्या है? तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट की शुरुआत 2021 में हुई, जो खुदरा और उपभोक्ता स्तर, घरेलू और खाद्य सेवा पर भोजन की बर्बादी को मापता है। तो स्टार्ट कब हुआ है फ्रेंड्स? तो 2021 में। SDG लक्ष्य कितना है? तो लक्ष्य 12.3 में खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य बर्बादी को आधा करने और 2023 तक उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य हानि को कम करने का आह्वान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के बारे में पढ़ लेते हैं। तो UNEP की स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स? तो डेट याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ जाता है कि UNEP या फिर और भी आ जाता है, जितने से इंडेक्स आते हैं ना वो आ जाता है, उसके बाद बोल जाता है कि स्थापना दिवस को मैच करें। तो ध्यान रखिएगा, UNEP की स्थापना 1972 में हुई है, 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ही की गई थी। जहाँ कहाँ? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को से समझौता किए बिना अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राष्ट्रों और लोगों को प्रेरित, सूचित और सक्षम करके पर्यावरण की देखभाल का नेतृत्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में AFSPA हटाने पर केंद्र का विचार। इसका क्या है? तो हमारा जो स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस है। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को रद्द करने पर विचार करेगा। वो क्या है? तो पृष्ठभूमि क्या है इसकी? तो दिसंबर 2023, कौन सा? दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग ECI को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के निर्देशन दिया है। तो किसने दिया है फ्रेंड? तो सुप्रीम कोर्ट ने। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA, तो ये क्या है? तो यह 1958 में 1958 में संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून है जो सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था में बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां और प्रशिक्षण देता है। इसके अधिनियम की धारा कितनी है? तो धारा 2 के तहत किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किए जाने के बाद ही लागू किया जाता है। केंद्र सरकार या राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका देख लेते हैं। इसे उन स्थानों पर लागू किया जा सकता है जहां नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। ये क्या है फ्रेंड्स? AFSPA क्या है? तो के तहत सशस्त्र बलों की निम्नलिखित विशेषता शक्तियां हैं। क्या क्या शक्तियां हैं? तो सशस्त्र बलों के पास किसी क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्ति को जमवाड़े पर रोक लगाने का अधिकार है। यदि उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसे उचित चेतावनी देने के बाद बल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि उचित संदेह मौजूदा है तो सेना किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। बिना वारंट के गिरफ्तार किसी परिसर में प्रवेश या तलाशी से ले सकता है। नागालैंड के अलावा AFSPA वर्तमान में इम्फाल और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर जम्मू कश्मीर, असम और मणिपुर में लागू है। तो कहाँ है फ्रेंड्स? तो जम्मू कश्मीर, असम और मणिपुर में है। और नागालैंड के अलावा भी कहाँ है? तो वर्तमान में इम्फाल और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर नागालैंड में और जम्मू कश्मीर, असम और मणिपुर में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति। तो ये क्या है? द इंडियन एक्सप्रेस का स्रोत लिया गया है। ठीक है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पादन शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तक निदेशालय ED ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा हॉट न्यूज़ था फ्रेंड्स, क्योंकि अभी भी जो अरविंद केजरीवाल हैं वो जेल में हैं। दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी 2021-22, ये अच्छे से जान लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप पेपर में नहीं पढ़ सके और आपकी जानकारी नहीं है कि वो क्यों गए थे जेल, तो इसमें सारी कुछ डिटेल्स में दे दिया है। दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी 2021 में लागू किया गया था, किंतु बाद में प्रक्रियात्मक खामियों, भ्रष्टाचार और सरकारी खजानों को वित्तीय नुकसान के आरोप के कारण जुलाई 2022 में रद्द कर दिया गया था।
नई नीति के तहत शहर को 32 जोन में विभाजित किया गया था और कंपनियों को जोन पर बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया गया था। पहली बार दुकानों को खुदरा ग्राहकों को छूट देने की अनुमति दी गई थी। नई नीति में शराब की होम डिलीवरी का भी प्रावधान था। तो क्या नई नीति में था फ्रेंड्स? तो शराब को होम डिलीवरी कराना था। देखिए कितनी मतलब क्या बोल सकते हैं। आरोप क्या है? तो दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और उत्पादन शुल्क मंत्री द्वारा किए गए मनमाने और एकतरफा निर्णयों पर प्रकाश डाला गया, जिसके कारण 580 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ है। मानते हैं फ्रेंड्स एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि ऐसी भी चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल में। तो क्या है, प्रवर्तन निर्देशालय ने आरोप लगाया कि शराब कारोबारी में कुछ निजी कंपनियों को 12% लाभ मार्जिन प्रदान करने की साजिश की गई थी। ईडी ने अदालत में बताया कि अपराध की कथित आय 292 करोड़ रुपए से अधिक है। विपक्ष का आरोप क्या है? तो केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग। विपक्षी दलों द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्ष दलों को परेशान करती है। राजनीतिक लाभ क्या था? तो विपक्षी दलों का आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार राजनीतिक लाभों को प्राप्त करने के लिए विपक्ष पर जानबूझकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है। ईडी क्या कहा? तो ईडी एक बहुविषयक संगठन है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की जांच का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट है भारत में इंटरनेट की स्वतंत्रता। ध्यान देखेंगे फ्रेंड्स, द हिंदू का है, द हिंदू का इंपॉर्टेंट न्यूज होता है फ्रेंड्स। तो लगातार 5 वर्षों से भारत में इंटरनेट प्रतिबंध लगाने वाला देश की वैश्विक सूची में शीर्ष पे है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही भारत के लिए ये अच्छा न्यूज़ नहीं है फ्रेंड्स, कि भारत इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश की वैश्विक सूची में शीर्ष पे है। 2016 से 22 के बीच दुनिया में दर्ज की गई सभी ब्लैकआउट में से लगभग 60% भारत में हुआ है। पिछले दशकों में राज्य द्वारा शुरू किए गए शटडाउन में आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और चिंताओं का हवाला दिया गया है, किंतु अधिकार समूहों ने इस शटडाउन की आलोचना की है। भारत में इंटरनेट शटडाउन का क्या मतलब है? तो सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने 1 जनवरी 2014 से 31 दिनांक नहीं, यहाँ पे दिसंबर होगा, 2023 के बीच कुल 780 शटडाउन लगाए थे। भारत ने 2023 में 7000 घंटों से अधिक समय तक इंटरनेट बंद रखा था। 2020 में दुनिया के कुल आर्थिक नुकसान का 70% से अधिक हिस्सा भारत में इंटरनेट व्यवधान के कारण हुआ है। पिछले 12 वर्षों में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में सबसे अधिक शटडाउन हुई है। नेक्स्ट है जातीय तनाव के बीच मणिपुर को 2023 में सबसे लंबे समय तक ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा था, जो मई से दिसंबर तक चला है। नेक्स्ट है इंटरनेट शटडाउन से संबंधित कानून क्या क्या है? तो भारतीय टेलीग्राम अधिनियम के अनुसार भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केवल सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इंटरनेट शटडाउन लगा सकते हैं। सेंसर की गई सामग्री का सबसे बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत किया गया था। गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम, जो UAPA के तहत प्रतिबंधित संगठनों की URL लिंक अवरुद्ध किया गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये अभी उतना खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले, तो अगर पढ़ लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो भारत में इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव क्या क्या पड़ा? तो वैश्विक मानकों पूरा करने में विफलता। तो भारत के इंटरनेट शटडाउन अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत 3 भाग परीक्षण को पूरा नहीं करते हैं, जिसके लिए कार्यवाही वैध औचित्यपूर्ण अनुपातित होती है। आर्थिक नुकसान क्या होता है? तो भारत के इंटरनेट शटडाउन के कारण वर्ष 2020 में दुनिया भर में कुल आर्थिक नुकसान का 70% से अधिक हिस्सा भारत में इंटरनेट व्यवधान के कारण हुआ है। कानूनी और अधिकार संबंधी चुनौतियां। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में दोहराया कि इंटरनेट शटडाउन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और अनिश्चितकाल तक चलने वाला शटडाउन असंवैधानिक है।
न्यायालयों ने सरकारों से शटडाउन के आदेशों को सार्वजनिक करने को कहा, जिस प्रावधान का अनुपालन ठीक से नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, ये शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन अब हमारे एग्जाम में भी होता है, क्योंकि 67 जो बीपीएससी और 66 बीपीएससी भी लीक हो गए थे कहीं कहीं पे, और 67 तो पूरा ही आउट हो गया था। तो री एग्ज़ाम उसके लिए हुआ था फ्रेंड्स। अब क्या हुआ है कि अब जैमर वगैरह लगा दिया जाता है, फिर भी हमारा एग्ज़ाम जो परीक्षा होता है वो क्या होता है, आउट हो जाते हैं फ्रेंड्स। अभी नीट का एग्ज़ाम हुई थी फ्रेंड्स 18 जून को समथिंग, तो उस दिन भी सारा पेपर आउट हो गया है, तो क्या ही बोला जाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ब्रांड बड़ा पैसा और पूर्ण लोकतंत्र। स्रोत क्या है, द हिंदू। तो ये देख लेते हैं। चुनावी ब्रांड योजना जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है, का उद्देश्य काले धन के साथ चुनावों के वित्त पोषण को समाप्त करना था। यदि यह योजना सफल होती तो भारतीय राजनीतिक में बदलाव ला सकती थी, जिससे देश को काफ़ी लाभ हो सकता था। ठीक है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार चुनावी ब्रांड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), तो ये अनुच्छेद याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है और टेस्ट में आ भी गए हैं, के तहत सूचना के अधिकार को और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अदालतों ने निर्णय दिया है कि कंपनी अधिनियम में संशोधन जो व्यापक कारपोरेट राजनीतिक फंडिंग की अनुमति देता है असंवैधानिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं चुनावी ब्रांड योजना से संबंधित विवाद क्या क्या है। तो चुनावी ब्रांड योजना ने उपकार के बदले व्हाइट मनी के रूप में रिश्वत लेने को सक्षम बनाएगा। चूंकि केवल बड़े व्यवसायी ही बड़ी रकम के लिए योगदान कर सकते हैं, इसलिए उनका प्रभाव और हेरफेर बढ़ जा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दो कि जो मेंस में जो पॉलिटी एग्जाम होता है, पॉलिटी का जो 3 क्वेश्चन रहता है बिहार में, उसमें ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे इसका। धन प्राप्ति करने वाली दल चुनावी ब्रांड की राशि का उपयोग चुनावों से अधिक अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं, जैसे विपक्ष के नेतृत्व वाली सरकारों को अस्थिर करना। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दलों को धन देने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निहित है, जैसे नीति निर्माताओं से लाभ के लिए गलत काम के लिए, अभियोजन से बचने के लिए और भ्रष्ट भविष्य के लिए निवेश के रूप में। किसी व्यवसाय को नीति में हेरफेर या नीति क्रियान्वयन से पसंदीदा व्यवहार जैसे लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जैसे पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता या अनुबंध प्राप्त करना। नेक्स्ट है, डाटा से पता चलता है कि चुनावी ब्रांड के माध्यम से राजनीतिक दान में अक्सर क्विड व्यवस्था शामिल होती है, जहां व्यवसायी नीतिगत लाभ के बदले ये में या अभियोजन से बचने के लिए राजनीतिक दलों को दान देते हैं। नेक्स्ट है, नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो इसके बारे में देख लेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस है। तो भारत के राष्ट्रपति 3 नए सदस्य चुनाव आयोग में 2 रिक्तियों को भरने के लिए ज्ञानेश्वर कुमार, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ज्ञानेश्वर कुमार, सुखविंदर सिंह और संधू और 2 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त ईसी के रूप में नियुक्त किया है। ये दोनों अधिकारी संवैधानिक निकाय मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त सेवा की शर्तें और कार्यालय की अधिनियम 2023 में नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले अधिकारी हैं। इस नई नियुक्ति की आलोचना की गई है। ठीक है, तो कौन कौन है फ्रेंड्स, तो ज्ञानेश्वर कुमार और सुखविंदर सिंह संधू। नेक्स्ट है, आलोचकों ने चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया पर नवीनतम अधिनियमों की आलोचना की है। इस प्रक्रिया से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता प्रभावित होने की संभावना है। नए चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया क्या है, तो चयन प्रक्रिया देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो 3 लोग हैं। चयन समिति के विचार के लिए 6 नामों शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसके नेतृत्व केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री करते थे। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की अंतिम नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो प्रारंभ में 1949 में संविधान को अपनाने के लगभग 40 वर्ष बाद
तक चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही शामिल थे। 1951 में 1991 में सीईसी और ईसी के लिए सेवा की शर्तें निर्धारित करने के लिए एक कानून बनाया गया था। इस कानून में 1993 में संशोधन किया गया। हालांकि इसमें सीईसी और ईसी के लिए नियुक्ति प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं थी। संसदीय कानून में एक निर्दिष्ट प्रक्रिया के अभाव में सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर था। कानून मंत्रालय आमतौर पर प्रधानमंत्री को नामों का एक पैनल प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्रपति को ईसी के रूप में, ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन के रूप में उसमें से एक सिफारिश करता है। हालांकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संविधान द्वारा कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन परंपरागत रूप से कैबिनेट सचिव या समकक्ष रैंक की वरिष्ठ सिविल सेवकों को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है। आलोचना क्या है? तो सरकार का प्रभुत्व। चुनाव आयोग की चयन प्रक्रिया पर सरकार का प्रभुत्व हो सकता है, जिसका इसकी स्वतंत्र प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है संवैधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध। तो आलोचकों का तर्क है कि चयन पैनल के भीतर शक्ति असंतुलन को कार्यपालिका के पक्ष में स्थानांतरित करके अधिनियम, चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करता है। नए अधिनियम में सीजेआई को चयन पैनल से हटा दिया गया है और उसकी जगह पे केंद्रीय मंत्री को सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है? तो अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ मामला में क्या है? तो 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त ईसी की नियुक्त करने की शक्ति का उद्देश्य विशेष रूप से नहीं था। चूंकि संविधान की स्थापना के बाद से ऐसा कोई कानून नहीं था, अतः अदालत ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए एक आंतरिक व्यवस्था स्थापित की। न्यायालय ने निर्देश दिया कि नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल हो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें आगे की राह क्या है? तो चुनाव आयोग स्वतंत्र, स्वायत्त और पारदर्शी बनाने के लिए उन्हें मजबूत करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में संतुलन बहाल करना और समावेशी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है स्टेशन शिव शक्ति। इसके बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, और इसका जो स्रोत है द हिंदू है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल के लिए स्टेशन शिव शक्ति नाम को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम देख रहे थे शिव शक्ति बिंदु। तो शिव शक्ति बिंदु के बारे में देख लेते हैं। यह निर्देशांक 69.373 डिग्री साउथ से लेकर के 32.319 डिग्री ईस्ट पर चंद्र क्रिएटर मैग्जिस्टस सी और सिम्प्लियन एन के बीच में स्थित है। स्टेशन शिव शक्ति नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रकृति के द्वैत को दर्शाता है, जो पुरुष शिव और शक्ति दोनों पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है 26 अगस्त 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा था उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि कहाँ पे शिव शक्ति किसका पॉइंट है, तो चंद्रमा जहाँ पे लैंडिंग उतरा था। ठीक है, प्रधानमंत्री ने हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ने की इस नामों के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा है। तो प्रधानमंत्री जो चंद्रयान 2 गया था फ्रेंड्स, उसकी दुर्घटना हो गई थी, तो उस पॉइंट को क्या नाम रखा था, तो तिरंगा पॉइंट। और जहाँ पे अभी जो चंद्रयान 3 लैंड हो गई है उसको शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, पीटी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जबकि पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने चंद्रयान 1 के लैंडर स्थल के लिए जवाहर पॉइंट का सुझाव दिया था, लेकिन जवाहर पॉइंट का सुझाव दिया था फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे तिरंगा पॉइंट रखा गया चंद्रयान 2 का।
नेक्स्ट है चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम ये पूछेगा ही। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM है, प्रोपल्स मॉड्यूल्स PM है और एक रोवर शामिल है। इसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर संयुक्त राष्ट्र का पहला वैश्विक प्रस्ताव। ये है द हिंदू से लिया गया है। नेक्स्ट है द हिंदू स्रोत है इसका फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहले संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को मंजूरी दी और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और चीन सहित 123 देशों द्वारा इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, तो ये देख लेते हैं। तो प्रस्ताव का उद्देश्य अमीर विकसित और गरीब विकासशील देशों के बीच डिजिटल विभाजन को समाप्त करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि वे सभी AI पर चर्चा में शामिल हों। नेक्स्ट है AI प्रणालियों के पूरे जीवन चक्र में मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का सम्मान, संरक्षण और संवर्धन किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव गैरबाधकारी है। ठीक है फ्रेंड्स। और प्रस्ताव में AI के विकास और उपयोग में तेजी को मान्यता दी गई है और सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों पर वैश्विक सहमति प्राप्त करने की तत्काल आवश्यकता पे बल दिया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका महत्व क्या है, तो यह डिजिटल विभाजन को पाटने और विकासशील देशों को AI लाभों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यकता प्रौद्योगिकी और क्षमताओं से लैस करने पर जोर देता है, जिससे समावेशी तकनीकी उन्नति सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकासशील देशों के पास AI लाभों का लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी और क्षमताएं हो। नेक्स्ट है मिशन दिव्यास्त्र। तो क्या है ये, इसके बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। इसका जो स्रोत है इसका द इंडियन एक्सप्रेस है। हाल ही में भारत द्वारा मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी से लैस तथा बहुयुद्ध क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जिसे मिशन दिव्यास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो अग्नि 5 जो मिसाइल सफल परीक्षण हुआ है फ्रेंड्स, उसी को दिव्यास्त्र कहा जाता है। तो मिशन दिव्यास्त्र मुख्य बिंदु क्या है इसका, तो मिशन दिव्यास्त्र का उड़ान परीक्षक उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये उड़ीसा में है और वहाँ से मिशन दिव्यास्त्र को परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया जिसके पास MIRV क्षमता है। नेक्स्ट है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीकी के तहत एक मिसाइल में एक ही बार में एक से अधिक मिसाइल में परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है। MIRV से सुसज्जित मिसाइलें कई वारहेड ले जा सकती है, जिसमें प्रत्येक अलग अलग लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। अग्नि 5 मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें 3 चरणों ठोस इंजन का 3 चरणीय ठोस इंजन का प्रयोग किया गया है तथा इसकी रेंज क्षमता कितनी है, तो 5000 किलोमीटर से अधिक है और यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम में है ना, कभी कथन कारण में या फिर इसमें कौन सा सही है या कौन से गलत हैं, ऐसे करके आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो ये हो सकता है कि ये जो क्षमता है 5000 किलोमीटर, तो ये भी ध्यान रखेंगे और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अग्नि 5 मिसाइल प्रणाली स्वदेशी एवियोनिक्स प्रणाली और उच्च सटीकता सेंसर पैकेजों से सुसज्जित है, जो सुनिश्चित करता है कि पुनः प्रवेश वाहन वांछित सटीकता के साथ लक्ष्य बिंदु तक पहुंच सकता है। ठीक है,
फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। और ये फ्रेंड्स, ये पेपर का जो हम पेपर नहीं पढ़ पाते, हम स्टूडेंट के पास टाइम की थोड़ी कमी होती है, जिसकी वजह से हम लोग पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, और पेपर भी पढ़ पाते हैं तो हमें ये अंदाज़ा नहीं होता है कि पेपर में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर एडुटेरिया का जो आप करेंट कॉन्सेप्ट करके आता है ना फ्रेंड्स, उसको आप अगर अच्छे से कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो आपको पेपर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उतनी लॉस नहीं होगी फ्रेंड्स। क्योंकि ये क्या है ना, इसका स्रोत भी है गवर्नमेंट ही स्रोत है, मतलब रिस्पेक्टेड पेपर है, देखिए PY है, तो इसकी वजह से आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है सिनेमैटोग्राफ प्रमाणन विनियम 2024। तो इसका स्रोत क्या है, PIB है स्रोत फ्रेंड। तो सिनेमैटोग्राफी संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार अनुसरण में सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने सिनेमैटोग्राफ प्रमाणन नियम 1983 के स्थान पर सिनेमैटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 को अधिसूचित किया है। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों की प्रमाणन की पूरी प्रक्रिया में सुधार और उसे समसामयिकी बनाने के लिए इसमें व्यापक बदलाव किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं प्रमुख बिंदु इसके क्या है। तो ऑनलाइन प्रमाणन प्रक्रियाओं को अपनाने के साथ इसे पूरी तरह से संरेखित करने के लिए नियमों में व्यापक संशोधन किया गया है, जिससे फिल्म उद्योग के लिए पारदर्शिता, दक्षता और व्यापार में आसानी सुनिश्चित होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए पूर्ण डिजिटल प्रक्रिया अपनाना है। नेक्स्ट है फीचर फिल्म में प्रमाणन के लिए सुगम्यता संबंधी विशेषताएं होनी चाहिए। आयु आधारित प्रमाणन क्या क्या है, तो ये देख लेंगे फ्रेंड्स। तो मौजूदा UN श्रेणी को 3 आयु आधारित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, तो 12 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष और 13 वर्ष के स्थान पे 13 वर्ष UA 30+ और 16 वर्ष के स्थान पे UA 16+ होगा। ये आयु आधारित मार्कर केवल अनुशंसात्मक होंगे, जिसका उद्देश्य माता पिता या अभिभावकों को यह विचार करना है कि उनके बच्चों को ऐसी फिल्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है CBFC बोर्ड में 1/3 सदस्य महिला होगी। ठीक है, पारदर्शिता बढ़ाने और सभी विवेकाधिकारों को समाप्त करने के लिए फिल्मों की प्राथमिकता स्क्रीनिंग की प्रणाली है। नेक्स्ट है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमाण पत्रों की शाश्वत वैधता के लिए केवल 10 वर्ष के वैध प्रतिबंध को हटाया गया है। टेलीविजन प्रसारण के लिए संपादित फिल्म का पुनः प्रमाणन, क्योंकि केवल प्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन श्रेणी की फिल्मों ही टेलीविजन पर दिखाई दी जा सकेगी। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंद्रावती। इंद्रावती क्या है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसके बारे में। और ये क्या है, स्रोत क्या है इसका, तो द इंडियन एक्सप्रेस का स्रोत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो भारत ने अशांत हैती से अपने नागरिकों को निकालकर पड़ोसी डोमिनियन गणराज्य पहुंचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मुख्य बिंदु क्या है इसका, तो हैती में 75 से 90 भारतीयों और उसमें से लगभग 60 ने भारत लौटने के लिए भारतीय प्राधिकारों के पास पंजीकरण कराया था। ठीक है, और यह अभियान हैती में जारी हिंसक के बीच चलाया जा रहा है, जो जुलाई 2021 में राष्ट्रपति जेवोनेल मोइसे की हत्या के बाद बढ़ती जा रही है। सशस्त्र समूहों ने हैती में प्रमुख प्रतिष्ठानों पर समन्वित हमले शुरू कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अराजक समूहों का हैती की राजधानी के 80% हिस्से पर नियंत्रण है। शेष क्षेत्र में हड़पें जा रही है। फ्रेंड्स, हैती में जो अभी हो रही थी शांति जो वहाँ पे फैला है, उसके लिए यहाँ पे ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। तो आप इतना ही याद रखेंगे, उतना फिर ज़्यादा खास जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है थोड़ी सी बची हुई, तो इसको देख लेते हैं हैती के बारे में। तो कैरिबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच स्थित
हिस्पानियो द्वीप कहाँ है? तो हिस्पानियोला द्वीप के पश्चिम एक तिहाई हिस्से पे है। स्वदेशी भाषा में यति का अर्थ क्या होता है? पहाड़ों की भूमि। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत भूटान संबंध। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये इसका स्रोत है PIB। भारत भूटान संबंध हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाएगा कि जब मेंस एग्जाम आप देंगे फ्रेंड्स, तो उसमें पड़ोसी देशों से भी क्वेश्चन रहते हैं जी, जिसको IR बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, और जो पड़ोसी के देश रहते हैं उससे ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, तो भारत भूटान संबंध के बारे में हम आज पढ़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने भूटान की राजकीय यात्रा की है। यह यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति पर जोर देने की अनुरूप है। इसका मुख्य बिंदु क्या है फ्रेंड्स? तो भारत ने भूटान को सहायता दोगुनी करने की घोषणा की है। तो क्या है इसका मुख्य बिंदु? तो भारत ने भूटान को सहायता दोगुनी करने की घोषणा की, जिसमें 2019 से 24 में 5,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2029 तक की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत और भूटान के बीच पेट्रोलियम, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले कई समझौता ज्ञापनों और समझौता पे हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है कोकराझार क्या है? तो गेलेफू और बनारहाट समतसे के बीच रेल संपर्क स्थापित करने के साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी पे जलमार्ग नौवहन की पहल की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी को भूटान नरेश द्वारा भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रू ग्लासपो से सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्हें क्या मिला है? तो ऑर्डर ऑफ द ड्रू ग्लासपो से सम्मानित किया है। किसको सम्मानित किया है फ्रेंड्स? तो ये भारत के प्रधानमंत्री को भूटान के नरेश द्वारा किया गया है और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भूटान की पहलों विशेषकर गेलुफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना के प्रति अपना मजबूत समर्थन व्यक्त किया गया है और गेलुफू माइंडफुलनेस सिटी भूटान में 1,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक योजनाबद्ध कार्बन तटस्थ शहर है। GMC IIT शिक्षा, होटल और अस्पताल जैसे पर्यावरण अनुकूल उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 समृद्ध और शांति के लिए जल, ये हमारा है। तो इसका स्रोत देख लेते हैं फ्रेंड्स। द हिंदू इसका स्रोत है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जो अभी 2024 में मनाया गया है। पर संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 जारी किया है। जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति क्या है? तो ये ध्यान लेते हैं। तो मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है, जो पानी पर इसकी भारी निर्भरता को दर्शाता है। नेक्स्ट है चार्ड झील का आकार पिछले 60 वर्षों में 90% कम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व की 50% जनसंख्या को वर्ष में कम से कम कुछ समय के लिए गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर चीन जैसे क्षेत्रों को खाद्य उत्पादन के लिए जल संबंधी जोखिम के शीर्ष केंद्रों के रूप में पहचाना गया है। नेक्स्ट है रिपोर्ट में इस विरोधाभास का उजागर किया गया है कि जल अवसंरचना तक पहुंच समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी वित्तीय बाधाओं के कारण यह कई लोगों की पहुंच से बाहर है। प्रमुख सिफारिशें क्या क्या है? तो ये देख लेते हैं।
प्रभावी जल प्रबंधन के लिए सीमा पार समझौते को अमल करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है जल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 2030 तक लगभग 114 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक निवेश की आवश्यकता को अनुमानित किया गया है। ये ध्यान देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है उद्योग में जल और उत्पादन को पृथक करना, जैसे टाटा केमिकल्स ने पुनर्चक्रण और जल प्रबंधन के माध्यम से 1 वर्ष के भीतर भूजल के उपयोग में 99.4% की कटौती की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम जो 2024 में आया है उसके बारे में। तो द हिंदू इसका स्रोत है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन को अधिसूचित किया है, जिससे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 कहा गया है। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं डिटेल्स में फ्रेंड्स। तो प्रमुख बिंदु क्या क्या है, तो विस्तृत उत्पादक परिभाषा में प्लास्टिक पैकेजिंग निर्माताओं के साथ ही पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मध्यवर्ती सामग्री के उत्पाद में शामिल लोगों भी उत्पादन के लिए की श्रेणी में शामिल हैं। नेक्स्ट है वार्षिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट। तो प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण और या प्रसंस्करण में लगी संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अपने स्थानीय निकाय और जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को फॉर्म 4 में ऑनलाइन वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आयातक क्या है ये जान लेते हैं। तो इसमें वाणिज्य उद्योग के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग फिल्म प्रीफॉर्म के नियमों में प्रयुक्त विभिन्न प्लास्टिक रेजिन प्लेटें मध्यवर्ती सामग्री शामिल है। निर्माता और आयातक केवल इन नियमों के तहत पंजीकृत निर्माता या विक्रेता को ही प्लास्टिक कच्चा माल बेचेंगे तथा प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण में लगे किसी भी इकाई को प्लास्टिक कच्चा माल नहीं बेचेंगे। प्लास्टिक कच्चा माल के निर्माताओं और आयातकों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। नई श्रेणी क्या है, तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लिए एक नई श्रेणी 5 भी शुरू की गई है, जिसमें विशिष्ट लेबलिंग आवश्यकता चिन्ह शामिल है। मूल सीमा कार्यान्वयन क्या है, तो CPCB को EPR प्रमाण पत्रों के लिए उच्च और निम्न मूल्य सीमा निर्धारित करने तथा एक मानकीकृत मूल्य निर्धारण तंत्र सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, जो उसका स्रोत क्या है फ्रेंड्स, तो PIB स्रोत है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि कोई सुधार कर सकूं। सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और तेजी लाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की शुरुआत की गई है। इस योजना का कुल परिव्यय क्या है, कितना है फ्रेंड्स, तो 500 करोड़ रुपए हैं। इस योजना का 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक की अवधि रखी गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक दोपहिया E2W और तिपहिया जो E3W को तेजी से अपनाना है ताकि देश में हरित गतिशीलता और इलेक्ट्रिक वाहन EV विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को और बढ़ावा दी जा सके। नेक्स्ट है पात्र EV श्रेणी क्या है, तो दो पहिया वाहन इलेक्ट्रिक EW है और तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक जिसमें पंजीकृत ई-रिक्शा और ई-कार्ट जैसे और L5 EW शामिल है। नेक्स्ट है लक्ष्य क्या है इसका, तो लक्ष्य संख्या क्या है, तो इस योजना का लक्ष्य 3,33,338 और E3W क्या है, तो 38,000 मतलब 38,800 जिसमें से 13,590 रिक्शा और ई-कार्ट तथा L5 में 25,238 ये जो है E3W शामिल है।
ठीक है, सहित 3,72,215 ईवी को सहायता प्रदान करना है। उन्नत प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन को लाभ केवल वाहनों को दिया जाएगा जिसमें उन्नत बैटरी लगी होगी। महत्व क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत है। तो यह योजना देश में एक कुशल, प्रतिस्पर्धा और लचीली ईवी विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देती है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है घरेलू विनिर्माण। तो इसमें चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम PMP को अपनाया गया है, जो घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करता है और ईवी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करता है। रोजगार सृजन क्या है? तो इस कार्य से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने की संभावना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लैंगिक असमानता सूचकांक, ये 2022 का आ चुका है फ्रेंड्स। तो इसका स्रोत क्या है? PIB है सब फ्रेंड्स, PIB लैंगिक असमानता सूचकांक 2022। हाल ही में UNDP फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको 68 या 69 ऐसे करके कोई भी 69 आई थिंक जो BPSC पूछा था उसमें ये पूछा था कि लैंगिक असमानता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि हम क्या हो जाते हैं ना कि इसमें भारत के स्थान कितनी है बस उतना याद कर लेते हैं और वो याद दिमाग से निकल जाता है और वही एग्जाम में पूछ लेता है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे। UNDP द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया है। मुख्य बिंदु क्या है इसकी? तो लैंगिक असमानता सूचकांक GII 2022 में भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पे है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा स्थान कितना है भारत का स्थान। तो भारत का स्थान 193 देशों में 108वें स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 में भारत 0.490 के स्कोर के साथ 191 देशों में 122 स्थान पे था। नेक्स्ट है यह GII 2021 की तुलना में GII 2022 में 14 रंग की महत्वपूर्ण छलांग दर्शाता है। हालांकि देश में श्रम बल भागीदारी दर में अभी भी सबसे बड़ा लिंग अंतर है। महिलाओं का कितना है? तो महिलाओं कितना है फ्रेंड्स? तो महिला 28.3% और पुरुषों 76.1% के बीच 47.8% का अंतर है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगर मेंस भी ये महिला सशक्तिकरण जो आता है वैसे किसी टॉपिक में अगर क्वेश्चन ये सब आ जाता है तो आप ये सब क्या है कि ये सब डेटा आप पुट कर देंगे तो आपको बेनिफिट होगा मैम फ्रेंड्स। इसमें क्या है, इस लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष पे है, उसके बाद नॉर्वे, उसके बाद स्विट्जरलैंड और लास्ट और क्या है स्वीडन का स्थान आता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क है, सेकंड पे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और इटली, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और स्वीडन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हमारा स्थान कितना है फ्रेंड्स? तो भारत का स्थान 108वां है। नेक्स्ट है लैंगिक असमानता सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। तो लैंगिक असमानता सूचकांक एक व्यापक मैट्रिक है जो 3 प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक असमानता को मापता है, जिसका क्या क्या है 3 फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बल बाजार। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3। तो GII 0 से 1 तक का होता है, जहां 0 लैंगिक समानता को दर्शाता है जबकि 1 चरम लैंगिक असमानता को दर्शाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है PIB की फैक्ट चेक यूनिट। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो द इंडियन एक्सप्रेस है इसका स्रोत। तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IT नियम 2021 के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो की तथ्य की जांच इकाई को अधिसूचित किया है। और इसमें देख लेते हैं PIB के तहत फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना नवंबर 2019 में की गई थी, जिसका उद्देश्य फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के निर्माता और प्रयासों को रोकने के लिए कार्य करना था। नेक्स्ट है फैक्ट चेक यूनिट FCU फैक्ट चेक यूनिट FCU को सरकारी नीतियों, पहलों और योजनाओं के बारे में गलत सूचनाओं का संप्रेषण से या शिकायतों के माध्यम से
सामना करने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के बारे में गलत जानकारी का तुरंत खुलासा हो और इसमें सुधार हो। ठीक है, परिचालन ढांचा क्या है? तो भारतीय मूल सेवा IIS के वरिष्ठ ADG स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में FCU PIB के प्रधान महानिदेशक की देखरेख में काम करता है। यह इकाई PIB के प्रधान महानिदेशक को रिपोर्ट करती है, जो भारत सरकार के प्रधान प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। PIB फैक्ट चेक यूनिट अपने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर प्रसारित सभी पोस्ट के साथ वैकल्पिक टैक्स प्रदान करती है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो अभी हमने बताया था कि PY स्रोत भी है। तो PY स्रोत एक गवर्नमेंट स्रोत है जो टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी आता है। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी स्रोत क्या है? PIB, जो अभी हम लोग PIB के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसका देख लेते हैं नमो ड्रोन दीदी के बारे में। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा 15,000 महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह को कृषि ड्रोन के उपकरण में प्रशिक्षण करने के लिए नमो ड्रोन दीदी पहल की घोषणा की गई है। ठीक है, ये 15 अगस्त को हुआ है फ्रेंड्स। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा 1500 महिलाओं नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह के कृषि ड्रोन के उपयोग में प्रशिक्षण करने के लिए नमो ड्रोन दीदी पहल की घोषणा की गई है। और इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 महिलाओं नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को फसल निगरानी, उर्वरक छिड़काव और बीज बुआई जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता करने के लिए कृषि ड्रोन प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है, यह योजना 1261 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रमुख लखपति दीदी परियोजना के तहत शुरू की गई है। तो ये लखपति दीदी परियोजना के अंदर ही ड्रोन दीदी का भी है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। कोर्स पूरा करने के बाद इन महिलाओं को DGCA से रिमोट पायलट सर्टिफिकेट मिलता है, जो ड्रोन उड़ान के लिए आवश्यक प्रमाणीकरण है और वे ड्रोन दीदी के रूप में कार्यभार संभाल सकती है। महत्व क्या है इसका? तो नमो ड्रोन दीदी पहल कृषि में अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके ग्रामीण महिलाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी स्थान रखती है। नमो ड्रोन दीदी योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए ड्रोन पायलट, मैकेनिज और स्पेयर पार्ट डीलर के रूप में नए रोजगार के अवसर पैदा करती है, जिससे उनका सशक्तिकरण होता है और वे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं से की रीढ़ बन सकती है। यह ड्रोन योजना एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में गतिशील स्टार्टअप के लिए भी सस्ते रास्ते खोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सेला सुरंग के बारे में फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए और इसका स्रोत है द हिंदू। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखेंगे कहाँ पे सेला सुरंग है फ्रेंड्स, तो अरुणाचल प्रदेश में रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। ठीक है, सेला सुरंग कहाँ है फ्रेंड्स? तो अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेला सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन तो BRO ने द्वारा किया गया है। इसका निर्माण असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिला में तवांग से जोड़ने वाली सड़क पर 13,000 फीट की ऊंचाई पे किया गया है। तो कहाँ है फ्रेंड्स? तो असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के तवांग से जोड़ने वाली सड़क है। ठीक है, और 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। और इसके बारे में और देख लेते हैं, यह दुनिया का सबसे लंबी डबल लेन सुरंग है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि यह दुनिया का सबसे लंबी डबल लेन सुरंग है फ्रेंड्स। इस सुरंग की कुल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो 11.84 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको लंबाई आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में लंबाई भी पूछ लेगा कि कितना इस सुरंग का लंबाई है। तो 11.84 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। महत्व क्या है इसकी? तो
तो रणनीति महत्व क्या है, तो यह भारत चीन सीमा के पास रणनीति रूप में महत्वपूर्ण स्थान तवांग तक के सभी मौसम में पहुंच प्रदान करता है। यह पूरे वर्ष सैनिकों आपूर्ति और मशीनरी का आवाजाही को सक्षम बनाता है। यात्रा समय में कमी, तो इससे तेजपुर से तवांग तक की यात्रा का समय 1 घंटे से ज़्यादा कम हो गया है। नेक्स्ट है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका स्रोत क्या है, तो PIB है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई नमस्ते योजना को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के वित्तीय वर्ष 25-26 तक 3 साल कितनी, तो 3 साल अवधि के लिए 349.73 करोड़ के बजट आवंटन साथ लागू किया गया है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि कौन शुरू किया है फ्रेंड्स, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है नमस्ते योजना। और इसमें क्या है, तो नमस्ते योजना को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त प्राधिकरण निगम द्वारा 2023-24 में और 2025-26 तक 3 वर्षों के लिए ध्यान रखेंगे। और कितने आवंटित किया है करोड़ बजट है फ्रेंड्स, तो 349.73 करोड़ बजट आवंटित किया है, तो ये ध्यान रखेंगे। नमस्ते योजना क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो नमस्ते का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक आजीविका सहायता और अधिकारों तक पहुंच प्रदान करना है और उन्हें स्वरोजगार और कुशल मजदूरी योजना रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्रदान करना है तथा सफाई कार्य में अंतर पीढ़ीगत भेदभाव को समाप्त करना भी होगा। नेक्स्ट है नमस्ते कार्यक्रम से सफाई कर्मचारियों के प्रति नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा तथा सुरक्षित सफाई सेवाओं की मांग बढ़ेगी। नोट में क्या है, तो सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारी के लिए है। नवीन अद्यतन क्या है, तो नवीन अपडेट है डिजिटल उपकरणों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों में SSW की प्रोफाइलिंग, लगभग 1 लाख SSW की पहचान की जाएगी। PMJ के तहत SSW का स्वास्थ्य बीमा होगा और नमस्ते के लिए SSW और स्वच्छता प्रक्रिया इकाइयों को व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण है। स्वच्छता संबंधी वाहनों उपकरणों की खरीद के लिए 5 लाख रुपए तक की पूंजीगत सब्सिडी भी दी गई है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कितना है, 5 लाख है फ्रेंड्स। आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों को सुरक्षा उपकरणों का वितरण करेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स SSW सुरक्षा और इसके सम्मान पे जागरूकता के लिए ये IC अभियान भी जारी किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। SSW की प्रोफाइलिंग क्या है, तो जिसका उद्देश्य सीवर और सेफ्टी टैंक कर्मचारियों की पहचान के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारत और ब्राजील की पहली 2+2 वार्ता। इंडियन एक्सप्रेस है फ्रेंड्स, द इंडियन एक्सप्रेस का इसका स्रोत है, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारत और ब्राजील ने अपनी पहली 2+2 रक्षा और विदेशी मंत्री स्तरीय वार्ता में ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद निरोध के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और रक्षा मंत्रालय के इनमें संयुक्त सचिव द्वारा की गई है। 2+2 वार्ता क्या है, तो ये जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो 2+2 बैठकों में दोनों देशों के रक्षा और विदेश मामलों के 2 प्रमुख मंत्री या सचिव शामिल होते हैं, जिसका उद्देश्य उनके बीच संवाद को बढ़ाता है। नेक्स्ट है भारत अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता करता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि भारत किसके साथ करता है फ्रेंड्स, तो भारत अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता करता है और अब ब्राजील के साथ भी करेगा। भारत और ब्राजील संबंध के बारे में देख लेते हैं। तो द्विपक्षीय संबंध और भागीदारी, तो भारत और ब्राजील द्विपक्षीय रूप से ब्रिक्स G20 और G4 IBS और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों के भीतर घनिष्ठता और विविध संबंधों का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट है व्यापारिक संबंध क्या है, तो भारत ब्राजील का 5वां सबसे बड़ा व्यापारी देश है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि व्यापारिक संबंध भारत ब्राजील के साथ क्या है, तो भारत ब्राजील का 5वां सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार है।
और प्रौद्योगिकी क्या है, तो इसरो ने 2021 में ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया 1 का लॉन्च भी किया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जैव ईंधन में ब्राजील की विशेषता वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन सहित भारत की सभी पहलू का पूरक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स अभी हमारा ये जो पेपर का जो न्यूज होता है फ्रेंड्स, वो तो हमारा समाप्त हो गया। और इसके बाद हम देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बिहार विशेष के बारे में, और फिर विविध का देख लेंगे जो दूसरे वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि एडुटेरिया टेस्ट सीरीज भी चल रहा है फ्रेंड्स, जो जुनून सीरीज नाम है, और इसमें टोटल 25 सेट है और 15 क्या है सेक्शनल है और 10 है फुल लेंथ टेस्ट होगा फ्रेंड्स। और ये 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आपको बता दूं कि ये हमारा 5 टेस्ट हो चुका है अभी तक, हमारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिए। फिर एनसीईआरटी आधारित प्रैक्टिस टेस्ट भी 6 से 12 का है, जिसका आधार सीरीज बोलते हैं फ्रेंड्स, वो भी हमारे टेस्ट हमारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपका टेस्ट फ्रेंड्स। इसमें इतिहास का 4 टेस्ट आपका हो चुका है। उसके बाद राज्य व्यवस्था, भूगोल, विज्ञान और अर्थशास्त्र को करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो 4 टेस्ट उसको आधार सीरीज का भी मिल जाएगा, तो वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देख लेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।